लोक कहानियाँ पीढ़ियों से हमारे दिलों में बसती आई हैं। कभी दादी की कहानियों में तो कभी चौपालों की गपशप में। इन कहानियों ने हमारे पहाड़ों के हर गांव को जोड़े रखा है। हम भी अपने खास कार्यक्रम घिनोड़ी में इन्हीं लोक कथाओं को कहते हैं। आज घिनोड़ी में हम उत्तराखंड की एक लोक कथा जीतू बगड़वाल, भरना और खेट पर्वत में बसती परियों की कहानी लेकर आए हैं। तो सुनिए ये कहानी। गढ़वाल की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था एक सुंदर गांव, जहां देवदार और बुरांस के वृक्षों की छांव में बहती थी जीतू बगड़वाल की बांसुरी। उसकी बांसुरी की तान न केवल गांव वालों के दिलों में हलचल मचा देती, बल्कि वन देवियों आचरियों को भी अपने लोक से खींच लाती। उसकी धुन में प्रेम था, विरह था और था एक अदृश्य रहस्य जो हर किसी को अपने वश में कर लेता था। लेकिन जीतू की बांसुरी का सबसे मधुर स्वर एक ही नाम पुकारता था। वो थी उसकी प्यारी भरना का नाम। उसकी आंखों में कुमाऊं की झीलों की गहराई थी और उसकी मुस्कान वसंत में खिले बुरांस की कली जैसी। जीतू और भरना का प्रेम पवित्र था, निष्कलंक था, लेकिन नियति ने उनके प्रेम की राह में काले बादल ला दिए थे। गर्मियों की एक भोर, जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों की चोटियों को सुनहरा कर देती थी, जीतू का छोटा भाई सोबनू गांव के पंडित जी के पास गया खेतों में रुपाई का शुभ मुहूर्त निकलवाने। लेकिन पंडित जी ने माथे पर चिंता की लकीरें खींच ली। इस साल तुम्हारे लिए कोई शुभ दिन नहीं है सोबनू। फसल लगाने का कोई योग नहीं बन रहा। गांव में खेती सिर्फ आजीविका का साधन नहीं था, यह जीवन का आधार भी था। जीतू के परिवार के लिए यह बड़ा संकट था। लेकिन पंडित जी ने एक उपाय बताया। तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी भुल्ली सोबनी जरूर कर सकती है। 6 गति आषाढ़ के दिन अगर वो रुपाई करे तो अनिष्ट टल सकता है। सोबनू जब ये खबर लेकर घर लौटा तो उसकी मां ने राहत की सांस ली। लेकिन जीतू के दिल की धड़कनें तेज हो गई। सोबनी ब्याही थी रैंथल गांव में, वहीं गांव जहां उसकी प्यारी भरना थी। उसी शाम जीतू आंगन में बैठा था। अचानक आकाश में काले कौवों का झुंड शोर मचाता हुआ उड़ गया। पहाड़ों में यह बहुत बुरा शकुन माना जाता है। बूढ़ी दादी ने भी सिर पर हाथ रख लिया। हे भगवान, ये क्या होने वाला है? सभी ने बूढ़ी दादी की बात को अनसुना कर दिया। जब रात गहराई तो जीतू की आंखों में नींद नहीं थी। हवा में बांसुरी की प्रेम धुन तैर रही थी। उसकी आंखों में बार बार भरना का चेहरा नजर आ रहा था। भरना से मिलने की ऐसी तड़प जीतू के दिल में थी कि वो सारी रात सो ही नहीं पाया और रात भर करवटें बदलता रहा। अगली सुबह जब जीतू निकलने लगा तो आंगन के तुलसी चौरे से जलता हुआ दिया अचानक बुझ गया। माँ का दिल मानो कांप उठा। यह अपशकुन है बेटा, मत जा। लेकिन जीतू ने माँ के डर को अनदेखा कर दिया। उसने माँ के चरण छुए और आंखों में हौसला भर कर कहा, माँ, तकदीर से बड़ा कोई अपशकुन नहीं होता। अगर मेरा रास्ता लिखा जा चुका है तो उससे मैं भाग नहीं सकता। यह कहते हुए वो कंधे पर बांसुरी लटकाए घर से निकल पड़ा। पर उसे यह नहीं पता था कि खेट पर्वत के घने जंगलों में उसकी तकदीर किसी और रंग में लिखी जा रही थी। जीतू पथरीली पगडंडियों से गुजरते हुए खेट पर्वत के पास पहुंचा। सूरज ढलने लगा था और जंगल के घने साए किसी अनदेखे भय की त्रौंस के चारों ओर गहराने लगे थे। खेट पर्वत का यह इलाका लोक गाथाओं से भरा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह आचरियों का लोक है। वे दिव्य परियां जो केवल उसी इंसान के पास आती हैं जिसकी आत्मा संगीत से बंधी होती है। थकान से चूर जीतू ने एक पुराने पीपल के नीचे बैठकर अपनी बांसुरी निकाल ली। जैसे ही उसकी अंगुलियां सुरों पे खेली, जंगल की खामोशी टूट गई। बांसुरी की धुन हवा में घुलने लगी। पहाड़ों की वादियों में, देवदार के पेड़ों में और दूर तक फैले सन्नाटे में यह धुन तैरने लगी। अचानक हवा में घुंघरुओं की हल्की आवाज तैरने लगी। पत्तों के पीछे से हल्की छाएं झलकने लगी। जीतू का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने बांसुरी बजाना रोक दिया। तभी सामने जंगल की ओट से 9 अप्सराएं निकली। उनकी आंखें चंद्रमा की तरह चमक रही थी और उनकी चाल हवा में बहती लहरों जैसी थी। वे जीतू को
टकटकी लगाकर देखने लगी। एक अप्सरा ने मुस्कुराकर कहा, तेरी बांसुरी की तान हमें यहाँ खींच लाए जीतू। अब तेरा हमारे लोक में आना तय हो चुका है। जीतू घबरा गया। उसे माँ का अपशकुन याद आया। नहीं, मुझे जाना होगा, मेरी बहन इंतजार कर रही है। और भराना भी तो। अप्सराओं की आंखों में गहरी रहस्यमयी चमक आ गई। हम तुझे आजाद कर सकते हैं जीतू, लेकिन एक शर्त है। 6 गति आषाढ़ के दिन जब तुझे लेने आएंगे तब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। जीतू का एहसास हो गया कि उसकी तकदीर मोहर बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके पास अब भी कुछ समय शेष था। भराना से आखिरी बार मिलने का समय आ चुका था। रैंथल पहुंचना जितना कठिन था, उससे ज्यादा कठिन था भराना को देखना और उससे यह छुपाना कि उसकी नियति क्या होने वाली है। सांझ ढल रही थी जब जीतू जंगल के किनारे पहुंचा जहां भराना उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी, वही प्रेम जो बरसों से जीतू के दिल में बसा था। भराना ने धीरे से पूछा, तू इतना उदास क्यों है रे जीतू? लगता है जैसे तेरा दिल कहीं और खो गया है। जीतू ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। भराना, अगर मैं कहूं कि मुझे कुछ दिनों बाद कहीं दूर जाना है तो क्या तू मेरा इंतजार करेगी? भराना की आंखों में चिंता तैर गई। कहाँ जाना है तुझे? एक ऐसी जगह जहां कोई वापस नहीं आता। भराना की सांसें तेज हो गई। मत जा जीतू, मैं तेरे बिना नहीं जी सकूंगी। जीतू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने अपनी बांसुरी भराना के हाथों में रख दी। जब भी मेरी याद आए ना भराना, इसे बजा लेना, मैं जहां भी रहूंगा सुन लूंगा। भराना ने बांसुरी को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि नियति पहले ही फैसला कर चुकी थी। 6 गति आषाढ़ का दिन आ पहुंचा। गांव में उत्सव का माहौल था। पहली बार खेतों में हल चलने वाला था और गांव वालों के चेहरों पर आशा की चमक थी। वर्षों की मेहनत रंग लाई। खेतों में हरी भरी फसल लहला रही थी। अनाज की बालियां झूम रही थी। यह जीतू की मेहनत और संघर्ष का परिणाम था। सूबनी, जीतू की बहन, खेत की मेड़ पर खड़ी थी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो आज अपने भाई को उस वादे की याद दिला रही थी जो उसने खेतों के हरियाने पर कहा था, भाई अब तो हमें छोड़कर मत जाना, अपनी मिट्टी के लिए जीना। लेकिन जीतू की आंखों में अजीब सा सन्नाटा था। उसके भीतर एक गहरी हलचल थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसने हल को हाथ में थामा और जैसे ही उसने पहली मिट्टी को चूमा, आकाश में गहरी घटाएं उमड़ आई। तभी जंगल में घुंघरू की आवाज गूंज उठी। गांव वालों ने चौंक कर देखा। 9 आचरियां खेत की मेड़ पर खड़ी थी, जो स्वर्णिम आभा से दमक रही थी। उनकी आंखों में असमय बिछड़ने की पीड़ा और नियति का क्रूर आदेश झलक रहा था। वक्त पूरा हो चुका है जीतू। जीतू समझ चुका था यह नियति का खेल था। उसने सोबनी की ओर देखा। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। क्या वो गांव छोड़कर जाना चाहता है? क्या यह उसकी परीक्षा है? क्या वो लौट पाएगा? लेकिन जवाब देने का समय नहीं था। आंचरियों ने अपने जादुई घुंघरुओं को हिलाया और अगले ही क्षण जीतू की तह मिट्टी में समा गई। हल वहीं गिर गया। सोबनी चीख पड़ी, बुला! गांव के लोग स्तब्ध थे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। खेत की मिट्टी, जिसने पहली बार हल की छुअन महसूस की थी, अब जीतू को अपने भीतर समा चुकी थी। भरणा को जब यह खबर मिली कि जीतू अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसकी रूह मानने को तैयार नहीं थी कि जिस व्यक्ति ने प्रेम की धुन को पहाड़ों में बसाया हो, वो खुद इन वादियों में कैसे खो सकता है। उसने कांपते हाथों से जीतू की बांसुरी उठाई और आखिरी बार वही धुन बजा दी, जिसे सुनकर कभी जंगल महक उठता था। खेत पर्वत की घाटियों में वही मीठी तान गूंज उठी। हवा जैसे एक पल के लिए ठहर गई। पक्षी भी मानो स्तब्ध होकर इस अंतिम प्रेम संदेश को सुनने लगे। पहाड़ों की चोटियों से लेकर घाटियों की गहराइयों तक हर दिशा में बस यही स्वर बहने लगा, मानो खुद प्रकृति भी इस अमर प्रेम का अंतिम साक्षी बनना चाहती हो। कहते हैं उस दिन से खेत पर्वत पर बांसुरी की गूंज सुनाई देने लगी।
न कोई बांसुरी बजाने वाला था, न कोई देखने वाला, लेकिन जो भी उस पर्वत से गुजरता उसकी रूह तक की धुन महसूस कर सकता था। जब ये बात राजा मानसाह तक पहुंची तो वह भी इस रहस्यमयी गाथा से विचलित हो उठे। उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और आदेश दिया, आज से जीतू बग्वाल की यह प्रेम गाथा पूरे राज्य भर में बताई जाएगी, जो कभी नहीं मर सकती। वक्त गुजरता गया, पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन जीतू और भरना की कहानी मिट्टी में, हवाओं में और लोकगीतों में हमेशा जिंदा रही। आज भी जब उत्तराखंड के गांवों में हल चलता है, जब कोई बांसुरी बजाता है या जब कोई प्रेम विरह में आंसू बहाता है, लोग जीतू बग्वाल के गीत गाने लगते हैं। क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ इंसानों के दिलों में नहीं बसती, वे पहाड़ों की वादियों में अमर हो जाती हैं। तो ये थी जीतू बग्वाल की कहानी। अगर आपको यूं ही उत्तराखंड की लोक गाथा, लोकगीत, उत्तराखंड के विभिन्न विषयों पर जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।